छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फतेह होए। मैं बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल जूदेव बुंदेला बोल रहा हूं। मैं वही छत्रसाल बुंदेला हूं जिसने मुगल शासक औरंगजेब को परास्त कर बुंदेलखंड को विजित किया था और बुंदेलखंड में अपनी सत्ता स्थापित कर महाराज की उपाधि धारण की। मैं वही हूं जिसने अपने संपूर्ण जीवन में मुगलों की सत्ता और बुंदेलखंड की आजादी के खिलाफ संघर्ष किया, किंतु कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही छत्रसाल हूं जिसका बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता, कई रातें भूखे पेट जमीन पर सोकर गुजारी, 12 वर्ष की उम्र में माता पिता को खोया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। और वो छत्रसाल बुंदेला भी हूं जिसने 44 वर्ष के शासनकाल में कुल 52 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। आज मैं आपको सबसे पहले बुंदेलखंड और मेरे जन्म के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने मात्र 30 सैनिकों की सहायता से 30,000 की मुगल फौज का सामना किया और मैंने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र क्यों माना, ये बताते हुए बताऊंगा कि मेरे और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा संपूर्ण जीवन बुंदेलखंड से जुड़ा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विंध्य पहाड़ों के साथ स्थित है, कभी चंदेल वंश का राज्य था जिसने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था। चंदेलों ने एक चिरस्थायी विरासत छोड़ी, जिनमें से सबसे प्रमुख उनकी राजधानी खजुराहो के मंदिर है, साथ ही कलिंजर और महोबा के किले भी हैं। 13वीं शताब्दी में चंदेल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के लगातार आक्रमणों के कारण यह क्षेत्र कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिनमें से कई पर बुंदेला सरदारों का शासन था। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसका मंसूबा संपूर्ण भारत को फतह करने का था। हिंद की पावन धरा इस सुल्तान की क्रूरता से त्राहिमाम हो चुकी थी। हर तरफ मृत्यु के ढोल बज रहे थे। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। महाराज चंपत राय के कुशल नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया गया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने महाराजा चंपत राय की पूरी जागीर और खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में महाराजा चंपत राय अपने परिवार सहित विंध्य पर्वत के वनों में चले गए और मुगलों के विरुद्ध वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल था। हर तरफ भय और मृत्यु का तांडव चल रहा था और यही समय था जब माता लाल कुंवारी ने 4 मई 1649 को मुझे यानी छत्रसाल को जन्म दिया। मैं वन भूमि की गोद में जन्मा, वनों की छांव में पला बढ़ा। मेरा जन्म तोप तलवार और रक्त प्रवाह के बीच में हुआ। खून खराबे और भयंकर मारकाट के बीच जन्मा मैं छत्रसाल, जिसका बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता। कई रात भूखे पेट जमीन पर सोकर गुजारी। तोप तलवारों तथा मुगलों से परिचय तो मेरा बचपन में ही हो गया था, परंतु मुगल मुझे कहीं मार न दे, इस भय से पिता चंपत राय ने मुझे अपने गुरु पंडित नरहरि के पास वृंदावन भेज दिया। मुझे भेजने के पश्चात पिता चंपत राय ने एक बार फिर महादेव को याद करते हुए बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में महाराज चंपत राय ने अद्भुत शौर्य दिखाया तथा माता लाल कुंवारी रणचंडी बन मुगलों पर टूट पड़ी। उनकी लाल प्रचंड आंखों में इतना कहर बरसाया कि मानो स्वयं माता भवानी युद्ध में अवतरित हो गई हों, परंतु लगभग संध्या तक मुगल सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सैनिक मेरे माता पिता को कैद करने आगे बढ़े। इस दृश्य को देखकर पिता चंपत राय तथा माता लाल कुंवारी ने आत्म बलिदान दे दिया। माता पिता की मृत्यु के समय मैं केवल 12 वर्ष का था। अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही मेरे सीने में रक्त का ज्वार फूट पड़ा। प्रतिघात की ज्वाला हृदय में संजोते हुए मैंने बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। वर्ष 1661 में मैं पुनः बुंदेलखंड आया, परंतु मैं चाहता कहां, घर तथा जागीरों पर तो औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था। न घर था न ही माता पिता। मेरे बाकी दोनों भाइयों की कोई खास इच्छा नहीं थी, न माँ बाप की हत्या के बदले की और न बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का उनका सपना पूरा करने की। लेकिन मेरे अंदर बदले की आग
जल रही थी और वो हर बीतते पल के साथ तेज हो रही थी। बुंदेलखंड का सपना मेरे मन में पल रहा था। दतिया, ओरछा और चंदेरी के राजा और राव वगैरह मेरे पिता के शत्रु थे, अब मेरे दुश्मन हो गए। धंधेरी वंश के लोग रिश्तेदार थे, लेकिन उनसे भी मुखालफत पक्की थी। बहन मान कुंवारी ने भी औरंगजेब के डर से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और पिता के पारिवारिक पुजारी भानु पंडित ने भी शरण देने से अस्वीकार कर दिया। ऐसे वक्त में मेरा साथ 3-4 लोगों ने दिया। एक थी पास के गांव नूना में रहने वाले कुम्हार की लड़की सुहासिनी। इतिहास में जिक्र कम है, लेकिन सुहासिनी ने मुझे भाई की तरह माना, शरण दी। 2 लोग और थे, एक पिता चंपत राय के साथ लल्लू गडरिया और महाबली पटेल। महाबली ने मुझे मेरी मां के दिए हुए जेवर और एक कम उम्र का घोड़ा सौंपा। आगे के वक्त में महाबली और उन्हीं के गांव देलवाड़ा के भानु भट्ट दोनों मेरे सेनापति और सलाहकार रहे। इन सब लोगों के स्नेह में मैंने करीब 3.5 साल गुजारे और माता पिता को दिए वचन के अनुसार साल 1965 में 15 वर्ष की आयु में मामा ने परमार वंश की कन्या देव कुमारी से विवाह कर दिया। देव कुमारी से विवाह करने के पश्चात मैंने मुगल सेना को अंदर से जानने के लिए उसमें भर्ती होने का सोचा। मैं उनकी कूटनीति, ताकत और कमजोरियां समझना चाहता था। साल 1667 के आसपास मैं अपने चचेरे भाई बाल दीवान और भाई अंगदराज के साथ मिर्जा जयसिंह से मिला और मुगल सेना में भर्ती हो लिए। यहां से मैंने अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वर्ष 1664 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा और मई 1665 में बीजापुर के विशाल सेना से युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुझे अपनी बहादुरी दिखाने का अवसर मिला। रणभूमि में मैंने शौर्य का परिचय दिया और राजा जयसिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां जयसिंह के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे गए, वहीं उनका एक सैनिक छत्रसाल भयानक प्रकोप बनकर शत्रु के विनाश पर उतर आया। मैंने बीजापुर पर अपने विजय का ध्वज लहराया। जब जीत का परचम लहराते हुए ये सेना औरंगजेब के सामने हाजिर हुई तो आमेर के राजा जयसिंह ने इस जीत का सेहरा मुझे पहनाना चाहा, परंतु भरी सभा में औरंगजेब ने इस जीत का श्रेय मुगल सिपह सलार को दे दिया। मैं यूं भी मुगल सेना में एक प्रयोग के तौर पर शामिल हुआ था। ऊपर से सम्मान नहीं मिला तो मैंने मुगलों की बदनीयत समझ जयसिंह की सेना छोड़ दी और आगे की योजना के लिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की शरण में चला गया। जिस समय उधर औरंगजेब हिंद धरा पर कहर बरसा रहा था, उसी समय हिंद धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की धमक कायम हो रही थी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों से टक्कर लेने के लिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ऐसे में शिवाजी महाराज से मिलने दिल्ली से सीधे पुणे की तरफ निकला, परंतु शिवाजी महाराज से मिलना तो दूर, उनके इलाके में घुसना भी आसान नहीं था। लेकिन मैं जैसे तैसे मुश्किलों को पार कर शिवाजी महाराज के पास पहुंचा। मैं चाहता था कि दक्षिण में ही रहकर शिवाजी महाराज के साथ मुगलों से लड़ूं, लेकिन छत्रपति शिवाजी दूरदर्शी थे। वह मुगलों के विरुद्ध लड़ाई को सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बुंदेलखंड लौट जाइए और मुगलों के विरुद्ध वहां से लड़ाई का आगाज करिए। वर्ष 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज से गुरु मंत्र लेकर पुनः वापस बुंदेलखंड आया। पत्नी थी, 1-2 भरोसे के साथी और मां के दिए कुछ जेवर। सामने थे मुगल जिनसे लड़ना था और जिनकी शक्ति अपार थी, और बुंदेलखंड को उनके चुंगल से छुड़ाना था। मां के दिए जेवर बेचकर सेना के लिए साजो सामान जुटाया। सेना भी कितनी, खुद को मिलाकर 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज। आपने 300 स्पार्टन्स की बहादुरी के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन हम सिर्फ 30 थे और लाखों की मुगल फौज से लड़ने के लिए निकले थे। इस हौसले को आप क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर बताइए। पहला मौका आया जब औरंगजेब ने ओरछा के मंदिर पर हमला करने के लिए फिदाई खान को भेजा। यहाँ के राजा सुजान सिंह थे, वही सुजान सिंह जिन्होंने मेरे पिता की हत्या में मुगलों की सहायता की थी। सुजान सिंह की उम्र उस वक्त 77 साल थी। मुझसे माफी और मदद दोनों मांगने आए। 8 मई 1670 को फिदाई खान ओरछा के मंदिर पर हमला करता, लेकिन धर्मांध बख्शी के साथ सैनिकों ने मुगल सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। फिदाई खान को वापस भागना पड़ा। 3 दिन बाद वापस लौटा तो दोबारा हम अपनी सेना सहित तैयार मिले। दोबारा जंग छिड़ी और फिदाई खान की सेना को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। हमारी जीत हुई। यह युद्ध कितना भयानक था, इसे ऐसे समझिए कि झांसी से करीब 34 मील दूर में धूमघाट नाम की जगह
जहां दोनों सेनाएं भिड़ी थी उसे आज भी मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी कहा जाता है। धूमघाट पश्चिम की तरफ बुंदेलखंड की एंट्री पॉइंट है, जहां औरंगजेब की हार होने और सुजान सिंह की मदद करने की खबर ने इलाके में बाकी राजाओं पर अच्छा प्रभाव डाला, जिसके चलते पिता चंपत राय के पुराने साथी और करीब 70 सरदार मुगलों के विरुद्ध एक साथ आ गए। अब मऊ के आसपास के इलाकों पर हमारा कब्जा हो चुका था। महोबा और मऊ को मैंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। सेना अब मजबूत थी और संख्या में भी ज्यादा, और मुगल खेमों के लिए मैं फिक्र का सबब बन चुका था। इस बीच बासा के जागीरदार केशवराव दांगी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुझे 1-on-1 फाइट के लिए ललकारा। उन्होंने मुझे एक द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। लड़ाई हुई और बर्छे की हमले से मैंने केशवराय को धराशायी कर दिया। केशवराय तो हार गए, लेकिन मैंने उनकी जागीर बेटे विक्रमजीत को वापस कर दी। 1678 से औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध दमन की नीति लागू की, जिसे जजिया कर लगाना और प्रमुख मंदिर को तोड़ना भी शामिल था। मुगल साम्राज्य में फैले विद्रोह की एक श्रृंखला का लाभ उठाते हुए मैंने ग्वालियर, कलिंजर और काल जैसे मुगल किलों पर कब्जा कर लिया। स्वामी प्राणनाथ को मैंने अपना गुरु माना। पहली बार भेंट पर उन्होंने साम्राज्य विस्तार की प्रेरणा दी। उन्हीं के कहने पर मैंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। करीब 25,000 सैनिक हो चुके थे। खुद स्वामी प्राणनाथ कभी कभी छावनी जाया करते और सैनिकों का हौसला बढ़ाते। गुरु प्राणनाथ के बताए अनुसार मैंने विजयी अभियान जारी रखा। पूर्वी बुंदेलखंड अब तक मेरे कब्जे में आ चुका था। मुगल भी हार मान चुके थे। मुगलों ने वक्त वक्त पर अपने कई कमांडर भेजे, रोहिला खान, कलिक, बहलोल खान, लेकिन किसी को सफलता हाथ न लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु तक मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड को आजाद करा लिया था। बुंदेली धरा से मुगलों का नामो निशान मिट गया था। 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट बना। उसका प्रधानमंत्री कमरुद्दीन खान जो हैदराबाद का पहला निजाम बना, बुंदेलों का घोर विरोधी था। उसकी सलाह पर सम्राट ने इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खान बंगस को मेरे खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया, जिससे 1720 और 1729 के बीच बंगेश बुंदेलखंड युद्ध हुआ। बुंदेली पूरा वंश और साम्राज्य दांव पर लग गया। बंगस एक एक करके किलो पर मुगलिया परचम फहराता जा रहा था। इस वक्त मैं 80 वर्ष का हो चुका था और अपने समय में 2 बार बंगस को पराजित कर चुका था, परंतु अब वृद्ध हो चले उन हाथों में वो जान नहीं रह गई थी। इस कारण मैंने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद दिलाते हुए पत्र लिखा। क्या आपको पता है बाजीराव, मैं भी ठीक उसी स्थिति में हूं जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उसके पैर अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वंश खत्म होने की ओर है, आइए मेरी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। इस पत्र को बढ़ते ही बाजीराव पेशवा ने विशाल सेना के साथ 30 मार्च 1729 को बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। रणभूमि में बाजीराव की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण है। इस जंगेजी योद्धा के नाम मात्र से मुगल सेना भयभीत हो जाया करती थी। इस युद्ध में बाजीराव ने मोहम्मद बंगस की गर्दन काट डाली। युद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई। 4 अप्रैल 1729 को विजय उत्सव मनाया गया। इस विजय उत्सव में मैंने बाजीराव का अभिनंदन किया और बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर मदद के बदले अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया, जिस पर पेशवा ने अपनी ब्राह्मण जाति के लोगों को सामंत नियुक्त किया। 13 मई 1731 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में मैंने चैन की सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हरदेव शाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया। मेरी समाधि 18वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई गई, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दुबेला में स्थित है। इसका द्वार धनुषाकार और सुशोभित है। आज यहाँ सड़कें, कॉलेज और यहाँ तक कि मेरे नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है। कुश्ती के लिए मशहूर एक प्रमुख स्टेडियम को उत्तरी दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम कहा जाता है। दोस्तों, ये थी एक मध्ययुगीन महानायक की शौर्य था, जो आज भी इस क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा देती है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह राजा छत्रसाल बुंदेला की पहचान भी एक अलग ही है। मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वाले में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, परंतु इन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन शत्रु और संघर्ष ही विरासत में मिले। ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया।
शून्य से अपनी यात्रा आरंभ की और आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमा में स्थापना ही नहीं की थी, वरन साहित्य सृजन एवं जीवंत काव्य भी रचे थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।